लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ लिया। अब बारी है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की। सबसे पहले हमने पढ़ा था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, उसके बाद आया था रदरफोर्ड्स मॉडल, और उसके बाद में आया था बोहर्स मॉडल। तो बोहर ने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसा ही बोहर ने भी कहा था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। और इन सर्कुलर पाथ्स को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स और शेल्स। ये दो नाम तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। इसके अलावा कुछ और नाम भी होते हैं इन्हीं शेल्स के। दीज शेल्स आर आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल्स, या फिर अलाउड एनर्जी स्टेट्स या स्टेशनरी स्टेट्स। तो ये दो बिल्कुल नए नाम है यहाँ पर। अलाउड एनर्जी स्टेट्स क्यों? क्योंकि हर एक शेल की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है, इसीलिए इसको बोला गया है अलाउड एनर्जी स्टेट्स। और एक और नाम है स्टेशनरी स्टेट्स। तो इनमें से कोई भी नेम हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर दोज शेल्स जहां इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर शेल में है उसकी एनर्जी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज इन द एनर्जी। तो एक पर्टिकुलर शेल में एनर्जी हमेशा फिक्स रहेगी। बट इफ कहीं से उसको एनर्जी मिल जाती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को, वो एनर्जी गेन करेगा अपने पर्टिकुलर शेल को, ग्राउंड लेवल को छोड़ के, इट विल गो इनटू हायर एनर्जी लेवल। कुछ देर वहां स्टे करेगा, फाइनली उतनी एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उस एनर्जी को रेडिएट करके इट विल अगेन कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो जब तक एक शेल में है तब तक एनर्जी कांस्टेंट है, बट कहीं से अगर एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो अपनी शेल से हायर शेल में और फिर हायर शेल से वापस अपनी शेल में आना है, एनर्जी गेन करके ऊपर और फिर एनर्जी को लूज करके वापस नीचे। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट में बात की गई थी फ्रीक्वेंसी की। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि जब इलेक्ट्रॉन कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो एक लोअर शेल से हायर शेल में चला जाएगा और एनर्जी को रेडिएट करेगा तो उस हायर शेल से वापस लोअर शेल में आएगा। तो वही जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब करी उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इज गिवन बाय। तो न्यू का जो फॉर्मूला दिया गया था वो था डेल्टा ई अपॉन एच। अब ये फॉर्मूला कहां से आया? तो प्लैंक्स थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं जिसके अकॉर्डिंग एनर्जी होती है इक्वल टू एच न्यू। यहां से न्यू कितना आ जाएगा? ई अपॉन एच। लेकिन जब हम बोहर्स मॉडल की बात करें, हम दो शेल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक शेल से दूसरे शेल में जाने की बात हो रही है। देयरफॉर ई की जगह पे हम लोग यूज करेंगे डेल्टा ई। तो न्यू इज इक्वल टू ई बाय एच है, हमने लिख दिया न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच। तो उसी फॉर्मूले की ही जैसा है, बस ई हैज बीन रिप्लेस्ड बाय डेल्टा ई बिकॉज यहाँ पे दो शेल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। उसके बाद रेडियस की भी बात की गई थी। हमने अभी पढ़ा कि सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसके बाहर होती हैं शेल्स जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। हर एक शेल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस या जो उसकी रेडियस है वो फिक्स होती है। अब उस रेडियस के लिए एक फॉर्मूला दिया गया था, आर एन इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। यहां पर एन का मतलब है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शेल को। जिस भी शेल की हम बात करेंगे, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड सो ऑन, तो एन हो गया शेल का नंबर। और ये जो ए नॉट है ये एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, तो यहां से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि आर एन इज इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर पिकोमीटर। तो ए नॉट की जगह हमने उसकी वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट शेल की रेडियस को कैलकुलेट करें तो वो कितना हो जाएगा? उसके लिए n इक्वल टू 1 होगा। तो सेम फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो r हो जाएगा 1 बिकॉज फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं। a नॉट हो गया 52.9 और n स्क्वायर की जगह आएगा 1 स्क्वायर, वो मल्टीप्लाई करके भी कुछ नहीं होगा। तो रिजल्ट कितना आ गया? 52.9 पिकोमीटर्स। तो बोहर के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट रेडियस होती है जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी रेडियस आएगी 52.9 पिकोमीटर्स। और इस फर्स्ट शेल को या फर्स्ट रेडियस को हम लोग बोलते हैं बोहर रेडियस। किसी और की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट शेल की यहाँ पर बात हो रही है, तो फर्स्ट शेल को बोला जाता है बोहर रेडियस। द नेक्स्ट पोस्टुलेट इज रिलेटेड टू एनर्जी। बोहर ने एनर्जी कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला दिया। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में प्रेजेंट हो सकता है। इन्होंने बोला कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, द एनर्जी ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पे जो आर एच है ये कांस्टेंट है जिसका नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है क्योंकि कांस्टेंट है। द वैल्यू इज 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, साथ में आ जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर।
और एनर्जी की यूनिट हमें पता है क्या होती है, जूल्स। हम यहाँ पे चेंज इन एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हमने अभी क्या पढ़ा था, जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर शेल में है उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, बट जब वो शेल उसकी चेंज होती है तो एनर्जी चेंज होती है। ये ऐसा कह सकते हैं, जब वो कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी लेता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फाइनली एनर्जी को रिलीज करके वापस भी आता है, तो चेंज इन एनर्जी भी यूज हो रही है किसी ना किसी तरीके से, तो वो डेल्टा ई भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम दो शेल्स कंसिडर करेंगे जहां से जहां इलेक्ट्रॉन गया, चाहे वो लोअर टू हायर जाए या हायर टू लोअर आए, ठीक है। तो N1 और N2 मान लेते हैं दो शेल्स को, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या निकल के आएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये वैल्यू सेम रहेगी। तो जो पहले एक शेल थी 1/n², उसको अब लिखेंगे 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये दोनों शेल्स हो गई जहां से जहां उसका ट्रांजिशन हो रहा है। उसके बाद ये चीज आपको समझनी है, द लार्जर द वैल्यू ऑफ n द मोर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ शेल जितना बढ़ता जाएगा, लाइक न्यूक्लियस के बाद जो पहली शेल है वहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, सेकेंड शेल में एनर्जी बढ़ेगी, थर्ड में और बढ़ेगी, तो जितना दूर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी। अब ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ये हमारे पास है एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। वैसे देखा जाए तो जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर n डिनोमिनेटर में है, रिवर्स हो गया। तो यहाँ क्या होना चाहिए, जैसे जैसे n बढ़ेगा एनर्जी की वैल्यू कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर में होने की वजह से। मतलब अगर n² जो है न्यूमरेटर में होता तब तो वैल्यू बढ़ जाती, यहाँ पे n² डिनोमिनेटर में है तो n के बढ़ने से एनर्जी की वैल्यू कम होनी चाहिए, एज दीज टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी है, तो जितना बड़ा n होगा ओवरऑल वैल्यू इसकी छोटी आएगी, लेकिन नेगेटिव साइन आने की वजह से वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। फिर से बेसिक मैथ से आपने पढ़ी होगी, तो नेगेटिव साइन आने से सब कुछ रिवर्स हो जाता है, तो वही चीज यहाँ पर है। तो यू नीड टू रिमेंबर, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। एक और चीज है यहाँ पर समझने वाली, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। ये ऐसा कह लेते हैं कि यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है एनर्जी के एक्सप्रेशन में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ऐसे समझना है, किसी भी एटम में वी नो सेंटर में होता है न्यूक्लियस, इसके बाहर होती हैं शेल्स जहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, और ये प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव प्रोटॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है अट्रैक्शन, क्लियर। अब मान लो हम इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल के बहुत दूर ले गए, हम यहां लेकर के चले गए, तो ये एटम से काफी दूर जा चुका है। तो जब ये बहुत दूर चला जाएगा, अब इस न्यूक्लियस में और इस इलेक्ट्रॉन में कैसा भी कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हो जाएगा जीरो। मतलब एक लिमिट होती है न्यूक्लियस की अट्रैक्ट करने की, तो मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन जो है, न्यूक्लियस जो है अट्रैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को निकाल के एटम से बहुत ज्यादा दूर ले गए, इतनी दूर है कि न्यूक्लियस का अब इससे कोई मतलब नहीं है, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पे इस प्रोटॉन का या न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम मान लेते हैं जीरो, ठीक। अब जीरो से कम वाली शेल में आ रहे हैं, हमें पता है दूर जाने में एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, अभी अभी हमने पढ़ा था। तो इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी हो गई, हम इसको इन्फिनिटी पे ले जा चुके हैं जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है, तो इन्फिनिटी पे जाने में एनर्जी कितनी हो गई, एनर्जी हो गई जीरो। अब इन्फिनिटी से कम आ रहे हैं, लोअर शेल्स की तरफ आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं, तो जैसे जैसे पास में आएंगे एन की वैल्यू छोटी होगी तो एनर्जी भी छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब जीरो से कम होगी तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, नेगेटिव। जब इन्फिनिटी पे जीरो है, पास में आने में एनर्जी वैसे भी कम होती है, दूर जाने में बढ़ती है, पास में आने में कम होती है, तो जितना पास आएंगे उतनी एनर्जी कम हो जाएगी, और जीरो से कम का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। इस वजह से ये जो एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव है। या आप ऐसा समझो, इन्फिनिटी पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में वो जीरो है, लेकिन जैसे जैसे हम पास में लाएंगे दोनों के बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जहां भी अट्रैक्शन होता है वहां पे एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, तो जहां भी रिलीज होती है वहां भी हम लोग नेगेटिव साइन ही यूज करते हैं। तो जिस भी तरीके से आपको समझ में आए समझ लेना है, बस याद रखना है कि एनर्जी के एक्सप्रेशन में हमेशा नेगेटिव साइन हमको यूज करना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज से। तो पहले समझ लेते हैं ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज क्या होती हैं।
सो दीज आर द स्पीशीज जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जस्ट लाइक हाइड्रोजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, वैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, He पॉजिटिव बना दें, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। सिमिलरली लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें, एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो जब 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाउ इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली बेरिलियम के पास 4 होते हैं, उसके अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकाल दें, एक ही बचेगा, तो 3 पॉजिटिव चार्ज वाला जो बेरिलियम है, दिस ऑल्सो हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज वो होती हैं जिनके पास हाइड्रोजन की ही तरह एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो बोहर्स मॉडल है, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में भी एप्लीकेबल है, यानी कि जिनके भी पास एक इलेक्ट्रॉन है, वहां पे हम बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन अप्लाई कर सकते हैं, बट एक छोटा सा चेंज है। हमने अभी 2 फॉर्मूले पढ़े थे, एक रेडियस का और दूसरा एनर्जी का। हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि Rn इज इक्वल टू A0 इंटू एन स्क्वायर, और एनर्जी का फॉर्मूला था -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये होता है हाइड्रोजन के लिए। बट जब हम किसी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात करते हैं, थोड़ा सा हमको फॉर्मूले में चेंज करना पड़ता है। तो जो पहले A0 इंटू एन स्क्वायर था, वो अब है A0 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ऐसे ही एनर्जी का फॉर्मूला इतना था इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जेड स्क्वायर से। तो ये चेंज और ये चेंज आपको याद रखना है। दिस इज फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। यहाँ पे जो Z है, ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हीलियम की बात होगी, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, तो इनके एटॉमिक नंबर्स हमको यूज कर लेने हैं। और ये फॉर्मूले हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो अगर हम इसको 1 से डिवाइड कर भी देंगे तो भी क्या निकलेगा, A0 इंटू एन स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ एनर्जी के एक्सप्रेशन में 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो भी इतना ही पार्ट निकल के आएगा, विच वॉज द प्रीवियस केस। ठीक, तो ये हाइड्रोजन हो गया, एंड दिस इज फॉर हाइड्रोजन लाइक एज वेल एज हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक दोनों के केस में एप्लीकेबल है, बट जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे, दीज आर ओनली फॉर हाइड्रोजन। रिमेंबर दिस डिफरेंस। तो अब डिस्कस करते हैं बोहर्स मॉडल का लास्ट पोस्टुलेट। Only those shells are allowed where the angular momentum of electron is an integral multiple of h upon 2 pi। जो लीनियर मोमेंटम है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद mv। mv इज द लीनियर मोमेंटम, नॉर्मल जिसको मोमेंटम कहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो सर्कुलर पाथ में लीनियर मोमेंटम नहीं होता, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी इंटू आर। तो ये रिप्रेजेंट करता है एंगुलर मोमेंटम को। अब बोहर ने क्या कहा कि सिर्फ वो शेल्स अलाउड होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी कांस्टेंट होता है 22/7 या फिर 3.14। तो 3 कांस्टेंट वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। लेट द वैल्यू बी x। ठीक, तो अब क्या उन्होंने बोला कि मान लो सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके बाहर हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन का, जहां उसकी वैल्यू x आएगी वहां पे एक शेल एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो x है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा वहां पे शेल एग्जिस्ट करेगी। फिर 3 से मल्टीप्लाई करो तो जो भी रिजल्ट आएगा वहां पर शेल एग्जिस्ट करेगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो इस कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक, इनके बीच में कहीं भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, इनके अलावा कोई भी अगर एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा इसका h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल ही होना चाहिए। So finally, let's talk about the limitations of Bohr's model. Although Bohr's model ने हाइड्रोजन के केस में बहुत कुछ बता दिया था, but still there were certain limitations. तो पहली लिमिटेशन क्या थी? It could not explain the finer details, यानी कि डबलेट एंड ट्रिपलेट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसको ऐसे समझते हैं, आपने टीवी सीरियल्स या मूवीज में देखा होगा कि कोई पेशेंट अगर आईसीयू में एडमिट है तो बचेगा नहीं बचेगा कैसे पता चलता है? कुछ स्पेक्ट्रम आता है जिसको हम देखते हैं, वहां स्ट्रेट लाइन आई तो इंसान गया, लेकिन जब तक वो स्पेक्ट्रम चल रहा है तब तक इंसान जिंदा है। तो वैसे ही कुछ स्पेक्ट्रम की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पहले ऑब्जर्व किया गया, जो हम देख चुके हैं लाइन स्पेक्ट्रम, उसमें तो सिंपल लाइंस कुछ ऐसी आती थी अलग अलग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज पे।
लेकिन लेटर ऑन जब कुछ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स डेवलप हो गई तो यही स्पेक्ट्रम थोड़ा सा इसकी फॉर्म चेंज हो गई थी। नॉर्मल लाइंस की जगह वो स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा वाला हो गया, ठीक है, दिस वे। आप यहां पर क्या है, किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे डबलेट आया, कहीं पे ट्रिपलेट भी आ गया। और ऑर्डिनरी स्पेक्ट्रम में क्या होता है, सिंगल सिंगल लाइंस आती हैं। तो बोर हैड नो एक्सप्लेनेशन, उनके अकॉर्डिंग तो एक फ्रीक्वेंसी है तो एक लाइन आ जाएगी, बट एक फ्रीक्वेंसी पे ऐसे कोई डबलेट या ट्रिपलेट कैसे आती है। सो दीज फाइनल डिटेल्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। उसके अलावा दिस वाज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, यानी कि जिसके भी पास एक इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर बोहर्स मॉडल एप्लीकेबल है। लेकिन अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो दिस मॉडल वाज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास एक से ज्यादा ही तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक हाइड्रोजन है सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला, या कुछ ऐसे आयंस हैं He पॉजिटिव Li2 पॉजिटिव जिनको हम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज तो सबके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, सो दिस मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल देयर। उसके अलावा बोर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। अब ये क्या होता है, जैसे नॉर्मल स्पेक्ट्रल लाइंस कुछ ऐसी होती हैं, तो लेटर ऑन ऐसा देखा गया कि अगर इस स्पेक्ट्रम में मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है तो इन लाइंस में स्प्लिटिंग हो जाती है। तो बोहर हैड नो एक्सप्लेनेशन, ही कुड नॉट गिव द रीजन फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ दीज लाइंस। और जब ये स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग होती है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तब उसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की, तब इसको बोला जाता है स्टार्क इफेक्ट। लास्टली बोहर ने सिंपली क्या बोला था, सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके बाहर शेल्स हैं वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। ठीक है, मान लो ये एक हाइड्रोजन एटम है विद वन इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही एक और हाइड्रोजन है उसके भी पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर तो बता दिया, बट ही कुड नॉट टेल व्हाई दीज एटम्स कंबाइन टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। हमें पता है ना, हाइड्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इन्होंने सिर्फ एटम के स्ट्रक्चर की बात की थी। ही कुड नॉट टेल कि ये एटम्स आपस में क्यों रिएक्ट करते हैं, क्यों केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, क्यों मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसके बारे में बिल्कुल कोई भी बात नहीं की गई थी। तो दीज ऑल वर द लिमिटेशंस। इन स्पाइट के बहुत कुछ जो उन्होंने बताया था वो ठीक था, बट स्टिल बहुत सारे लिमिटेशंस रह गए थे।